हाँ, तो देखिए क्लास 10th के स्टूडेंट, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट है साइंस और इसमें देखिए चैप्टर है हमारे पास 2, जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। और आज हम बात करेंगे देखिए एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स की। तो इसमें देखिए हमारी क्लास है आज, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं लेक्चर हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट है। तो देखिए एसिड्स, बेसेस और साल्ट्स की जो हमारी क्लास है, इसका देखिए हमारे पास आज लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, थोड़ा हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर में चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि आखिर में सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल जो हमें किसी भी चीज के बारे में एक इंडिकेट करता है, अपना कलर चेंज करके, अपनी स्मेल चेंज करके किसी भी चीज से हमें इंडिकेट करता है, सूचित करता है, ठीक है। तो देखिए इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं, इंडिकेटर सूचक होते हैं, ठीक है, सूचक। तो देखिए इंडिकेटर्स आर दोज मटेरियल, इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं विच कैन इजीली चेंज, जो कि आसानी से चेंज कर सकते हैं अपने कलर को, अपनी स्मेल को, इन एसिडिक चाहे वो अम्लीय प्रकृति हो, या बेसिक चाहे वो क्या हो, क्षारीय प्रकृति हो। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इंडिकेटर्स वे मटेरियल, वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से अपने कलर को चेंज कर सकते हैं एसिडिक नेचर में या बेसिक नेचर में, ठीक। तो इंडिकेटर हम उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस प्रकार का एक सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, ठीक। इसमें एसिडिक मात्रा अगर मैं यहाँ पर डालूंगा किसी प्रकार, तो यहाँ पर ये क्या कर देंगे, अपने कलर को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कलर चेंज होगा या स्मेल भी आने लगेगी, ठीक। इसी प्रकार से एक मान लीजिए मेरे बेसिक कंडीशन है, इसके अंदर बेसिक चीज भरी हुई है, ठीक है। बेसिक, बेसिक का मतलब ये मान सकते हैं, मान लीजिए हमने डिटर्जेंट लिया है, तो डिटर्जेंट भी क्या है, मेरा एक बेस नेचर का, ठीक। अब मैं इसके अंदर कोई इंडिकेटर डालूंगा, तो मुझे ये पता करना है कि ये बेस है क्या है। तो ये इंडिकेटर क्या करेगा, ये जो सूचक ये क्या करेगा, ये अपने कलर को क्या कर देगा, चेंज। या ऐसी जा सकती है जिस प्रकार से मैं इसे यहाँ पर डालूंगा, तो यहाँ पर क्या, इसमें स्मेल आने लगेगी, ठीक। तो इंडिकेटर में पदार्थ होते हैं, इंडिकेटर वो चीज पदार्थ हो जो आसानी से अपना कलर चेंज कर सकते हैं, आसानी से अपनी स्मेल चेंज कर सकते हैं, चाहे वो एसिडिक कंडीशन हो, चाहे वो बेसिक क्षारीय कंडीशन हो, क्षारीय कंडीशन हो। तो एसिडिक कंडीशन में जैसे माने लेमन जूस है, ये हमारा क्या है, लेमन, लेमन क्या है हमारा, एक एसिडिक कंडीशन का। तो ये हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिटमस पेपर, ठीक, ये है हमारे पास क्या, लिटमस पेपर, और देखिए मिथाइल ऑरेंज, और ये है मेरे पास मिथाइल ऑरेंज, ये देखिए इंडिकेटर है। उसके अलावा देखिए हमारे पास है फिनोक्सालिन, तो ये है देखिए हमारे पास फिनोक्सालिन, ठीक है। ये क्या हमारे पास, फिनोक्सालिन, एक लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ी एक बात समझने हैं कि आखिर में अगर मैं इंडिकेटर की बात करता हूं, तो हम यहाँ पर देखते हैं इंडिकेटर्स की टाइप। तो अगर हम इंडिकेटर के टाइप देखते हैं, तो हमें यहाँ पर देखने के लिए दो प्रकार के इंडिकेटर के टाइप मिलते हैं। एक तो हमें मिलता है नेचुरल इंडिकेटर, एक मिलता है मुझे सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचुरल चीज वो होती है जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होती है। नेचर से मान लीजिए कोई प्लांट्स है या कोई एनिमल्स है, ये हमारे नेचर वाली चीजें हैं, यहाँ से मुझे प्लांट्स से प्राप्त कर सकता हूँ या किसी एनिमल से प्राप्त करता हूँ। सिंथेटिक वो होता है जिसे, सिंथेटिक का मतलब होता है कि जिसे हमने बनाया है, इसे क्या किया गया, बनाया गया है, ठीक, इंसान के द्वारा, ठीक। तो पहले हम प्रकृति वाले को देखते हैं। तो देखिए दीज इंडिकेटर आर फाउंड इन नेचर, तो ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो मुझे आसानी से नेचर में मिल सकते हैं, जैसे कि लाइक प्लांट्स, जैसे कि मैं प्लांट से प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो इंडिकेटर्स होते हैं, हमें किसी पेड़ से प्राप्त कर सकते हैं या हम किसी और चीज से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें नेचर के द्वारा मिलती है, ठीक है। तो हम उसी को हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर की बात करेंगे तो ये भी मुझे कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से, ये भी मुझे कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से। उसके अलावा देखिए पर्पल डाई,
ये मुझे एक सॉल्यूशन के रूप में मिलता है, जिसे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ फ्रॉम लाइकेंस, लाइकेंस के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हम टर्मेरिक की बात करते हैं, तो टर्मेरिक मुझे कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से। टर्मेरिक क्या है मेरे पास, प्लांट्स। तो ये सारी चीज वो है जो कि हमें नेचर के द्वारा मिल रही है, जो कि हमें क्या मिल रही है, नेचर के द्वारा। उस प्रकार से जो नेचर के द्वारा मिल रहे हैं, इसलिए हम इसे नेचुरल कहते हैं। अब इस वाले को देख लीजिए, तो दीज इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर्ड। तो ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं, इन्हें देखिए मानव ने बनाया, प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन, ठीक, इन लेबोरेटरी या इंडस्ट्री। या तो हम इसे लैब में बना सकते हैं या हम इसे इंडस्ट्रीज में बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इंडिकेटर को लैब में ही बना सकते हैं, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में बनाएंगे तो भाई बड़ा व्यापार होगा। लैब में हम उसे लैब में पहले चेक करके देख रहे हैं, हमारा प्रैक्टिकल सही हो रहा है तो इंडस्ट्री में ज्यादा मात्रा में बना लेंगे। तो इस प्रकार के जो इंडिकेटर होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मैन मेड इंडिकेटर भी कह सकते हैं। ऐसे इंडिकेटर जो मानव के द्वारा बनाए गए, जैसे मान लीजिए मिथाइल ऑरेंज, जेनिक, फिनोल्फथालीन, ये मैन मेड है, ठीक है, ये क्या है, मैन। अब हम इंडिकेटर्स की थोड़ी हम बात कर सकते हैं, इंडिकेटर कैसे करके अपने चेंज करता है अपने कलर को। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक, मैंने पास वेसल्स लिया है मैंने, इस वेसल्स के अंतर्गत हमने एक एसिडिक कंडीशन है, तो एसिडिक कंडीशन मान लीजिए मैंने इसके अंदर में लेमन का जूस लिया, इसके अंदर हमने क्या लिया, लेमन जूस। अब लेमन जूस मैंने इसके अंदर लिया, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर लिटमस पेपर, एक तो मुझे यहाँ पर नीला मिल रहा है, एक मुझे लाल मिल रहा है। मैंने नीला वाले लिटमस पेपर को, नीली वाले को मैंने इसके अंदर डाला। तो जैसे ही इस एसिडिक कंडीशन में गया, ये है मेरे पास नींबू का लेमन जूस, ठीक, इस लेमन जूस में जैसे गया, जैसे देखिए ब्लू लिटमस पेपर चेंज्ड इन रेड कलर। अब जो नीला था, अब वो देखिए लाल में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, लाल में, लाल। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो में नीला है, क्या ब्लू है, क्या ब्लू टर्न्स इन रेड कलर इन एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर में क्या हुआ, ये क्या होता है कि रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक मेरा, ठीक। तो रेड कलर में क्या हो जाता है, चेंज। नीला वाला क्या है, रेड कलर में चेंज। अब दूसरे बर्तन में मैंने लिया बेस, बेस मतलब मैंने डिटर्जेंट लिया, ये हमने क्या लिया, डिटर्जेंट, ठीक। सर्फ लिया, सर्फ डिटर्जेंट, सर्फ पाउडर लिया, मैंने उसमें घोला। अब मैंने इसमें रेड लिटमस को डाला, तो मेरे पास ये है रेड लिटमस पेपर। इसको मैंने जैसे ही इसके अंदर डालूंगा छार में, तैसे ही इसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो देखिए रेड लिटमस पेपर चेंज्ड इन ब्लू कलर, तो बेसिक नेचर, ठीक है। तो डिटर्जेंट क्या है मेरे पास, बेसिक नेचर, ठीक। तो हमने जैसे ही डाला तैसे यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास ब्लू कलर आ गया, हमारे पास कैसे आ गया, ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर टर्न्स इन ब्लू कलर, ठीक है, तो ब्लू कलर में चेंज हो जाता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिटमस वो एक सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में या किसी के अंदर डालते हैं तो वो अपने कलर को चेंज कर देता है, अपने स्मेल दिखाता है, ठीक। इसी प्रकार से मैं टर्मेरिक लिया, टर्मेरिक को अगर हम देखते हैं तो मुझे टर्मेरिक कैसी दिखती है, येलो कलर। तो मैंने मान लीजिए कोई एक घोल लिया है हल्का सा, मान लीजिए किसी इसके अंदर में मैंने एक घोल लिया है, या मैंने कोई एक न्यूट्रल चीज का मतलब मैंने यहाँ पर पानी लिया। मान लीजिए मैंने इसमें क्या लिया, पानी, इस बर्तन में, ठीक, इसमें पानी लिया। तो पानी मैंने इसके अंदर में लिया, तो ये पानी मेरे पास क्या है, एक न्यूट्रल है, ठीक है। पानी क्या है मेरे पास, न्यूट्रल, NaCl। यहाँ पर बात करते हैं तो ये NaCl के अकॉर्डिंग ना, तो ये बना मेरे पास H2, तो H2 क्या मेरे पास एक न्यूट्रल है। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर डाला, ठीक, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर टर्मेरिक डाली, तो टर्मेरिक को पानी के ऊपर डालू तो पानी कैसा है, पीला का पीला बना रहा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल न तो वो एसिडिक है और नहीं बेसिक है, तो वो कैसा रहेगा मेरे पास, पीला का पीला ही रहेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक उसके अंदर में एसिडिक कंडीशन लिया। अब एसिडिक कंडीशन में लेता हूँ, तो एसिडिक कंडीशन में मैंने मान लीजिए मैंने इसमें लेमन का जूस लिया, हमने क्या लिया, इसमें लेमन का जूस, ठीक। अब लेमन का जूस लेकर के मैंने इसमें लेमन का जूस, अब इसके अंदर मैं हल्दी डाल दूंगा, ठीक, इसमें अंदर हल्दी डालूंगा। तो हल्दी का भी कलर देखता हूं तो वो येलो का येलो ही रहता है, ठीक है। तो मैंने टर्मेरिक ली और लेमन जूस दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो मेरा कलर येलो का येलो ही रहता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर एक दूसरा, अगला तीसरा मैंने बर्तन और लिया है, उस बर्तन के अंदर में मैंने क्या लिया, यहाँ पर
कुछ लाइम ले लिया, कुछ लाइम लेके मतलब हम यहाँ पर क्षार ले सकते हैं। क्षार मान लीजिए मैंने डिटर्जेंट भी ले सकता हूँ, डिटर्जेंट ले सकता हूँ। मान लीजिए हमने डिटर्जेंट लिया, तो इसमें मैंने डिटर्जेंट साबुनों का घोल ले लिया मैंने, ठीक है, डिटर्जेंट का घोल ले लिया, ठीक, थोड़ा पाउडर का घोल लिया। अब मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूंगा। जैसे मैं हल्दी डालूंगा तैसे इसका कलर कलर क्या हो जाए, बर्मिलर, यानी कि रेड कलर में ये चेंज हो जाता है। ठीक, रेड कलर से आ जाता है हमारे पास में। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हल्दी की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए कि मेरी कपड़ा है, कपड़े के ऊपर मेरे हल्दी की दाग लग जाता है, तो जैसे मैं उसके ऊपर साबुन रगड़ता हूँ, जैसे मैं उस पर साबुन यूज करता हूँ, टिक्की यूज करूंगा मैं डिटर्जेंट की, जैसे मैं टिक्कियाँ यूज करूंगा डिटर्जेंट वाली, तैसे ही उसका कलर क्या हो जाता है, एकदम चेंज हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हल्दी है, तो हल्दी भी क्या है मेरे पास, एक हल्दी भी क्या है, एक इंडिकेटर है। भाई जैसे वो क्षार के कांटेक्ट में आ रही है हल्दी, तैसे क्या उसका कलर चेंज हो रहा है। भाई पीले से कलर क्या, उसका चेंज हो रहा है। ठीक, तो तैसे उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज। उसी प्रकार से बात कर रहे हैं, देखिए एक मैनमेट की, मैनमेट की बात करते हैं तो ये मानव निर्मित होते हैं इंडिकेटर, जिसे मैं कहता हूँ मिथाइल ऑरेंज। अगर मैंने मिथाइल ऑरेंज देख, मान लीजिए ये है मेरे पास मिथाइल, ये देखिए एक वर्ष ये है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ये लिक्विड फॉर्म। अब मैंने एक बर्तन लिया है, एक मैंने यहाँ पर लिया है एक बर्तन, उस बर्तन के अंतर्गत मैंने लेमन जूस लिया है। इसके अंदर हमने क्या लिया, लेमन का जूस, लेमन जूस। अब इस लेमन जूस के अंतर्गत मैंने लेमन का जूस किया। अब इस लेमन जूस में मैं जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को डालूंगा, मैं इसमें जैसे ही मिथाइल ऑरेंज डालूंगा, तैसे इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। तो इसमें जैसे ही मैंने मिथाइल ऑरेंज डाला, तैसे इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। दूसरा बर्तन और लिया मैंने, उसमें मैंने क्षार लिया है, तो क्षार के रूप में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मैंने बर्तन लिया है, इसमें क्षार के रूप में मैं डिटर्जेंट ले सकता हूँ। डिटर्जेंट तो घर में आसानी से मिल जाएगा, मैं डिटर्जेंट। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब इसमें मिथाइल ऑरेंज को डाल दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डाला, तैसे इसका कलर अब कैसा रहा, कैसा रहा इसका, इसका कलर एकदम येलो हो गया। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसके अंदर में मिथाइल ऑरेंज डालूंगा, तैसे इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मिथाइल ऑरेंज वो है जो एसिडिक नेचर में मुझे रेड कलर देता है, जो एसिडिक नेचर में मुझे रेड कलर देता है, और बेसिक नेचर में मुझे येलो कलर देता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अगला है मेरे पास फिनोप्थालीन। ठीक, अगर मैं फिनोप्थालीन की बात करता हूं, तो मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये है मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में मैंने लेमन का जूस लिया, मैंने क्या लिया, लेमन का जूस। अब मैं इसके अंदर में फिनोप्थालीन डालता हूँ, जैसे ही मैं इसका फिनोप्थालीन डालता हूँ, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, अर्थात ये न तो इसका कोई कलर चेंज हो रहा है, न कुछ हो रहा है, केवल ये ऐसा का ऐसा ही है, अर्थात ये कलरलेस ही रहता है, अर्थात ये कैसा रहता है, कलरलेस। ठीक है, जो भी कुछ था तो वो क्या है, सब कुछ कलरलेस मेरा हो गया पूरा, तो किसी प्रकार का कोई कलर नहीं आ रहा। बट मैंने उसे एक डिटर्जेंट में डाला बेस में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन के अंदर में मैंने बेस लिया था। बेस का मतलब यह है कि मैंने हो सकता है डिटर्जेंट लिया हो, वो डिटर्जेंट ही मुझे आसानी से घर में मिल जाएगा। ठीक, और मैंने जैसे ही इसके अंदर में फिनोप्थालीन डाला, तैसे इसका कलर कैसा हो गया, पिंक। तो हमें यहाँ पर ये कहते हैं कि फिनोप्थालीन जो है वो एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, कलरलेस, बट बेस कंडीशन में, ठीक, तो बेस कंडीशन अथवा डिटर्जेंट के कांटेक्ट में जैसे आ जाएगा, तैसे इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आगे ये देख रहे हैं कि आखिर में बात करते हैं हम, आखिर में अगर हम बात करते हैं इसकी एसिड्स की, एसिड्स है क्या, अगर मैं एसिड्स की बात करूं, एसिड्स की बात करूं, तो एसिड्स का मतलब होता है मेरे पास अम्ल। तो एसिड्स वो चीज होती है जो स्वाद में कैसी होती है, खट्टी। तो देखिए एसिड्स आर दो सब्सटेंस, एसिड जो होते हैं वे सब्सटेंस होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, ठीक, विच हैव सोर टेस्ट, जो कि स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। तो जिसका स्वाद कैसा हुआ, खट्टा। जैसे मान लीजिए ये आपको दिखाई दे रही है इमली, टामाराइट, ठीक है, इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है। उसके अलावा देखिए आप ऑरेंज देखिए, ऑरेंज देखिए, संतरा देखिए, वो मेरा मतलब है ऑरेंज देखिए, मौसमी देखिए, उसके अलावा आप नींबू वगैरह देखिए, तो ये सारे हमें फ्रूट्स दिख रहे हैं, ये सारे फ्रूट्स कैसे होते हैं टेस्ट में, तो ठीक, खट्टे होंगे। ठीक है, ठीक, उसी प्रकार से कर्ड देखिए आप, कर्ड को भी अगर हम देखते हैं तो ये भी कैसा होता है मेरा स्वाद में, तो ठीक, क्योंकि इसके अंदर में क्या मिलता है मुझे, लैक्टिक एसिड मिलता है।
उसके बाद कच्चा आम भी खट्टा हुआ। उसके अलावा हम यूज करने वाले घर में विनेगर है, विनेगर भी कैसा होता है, खट्टा। तो देखिए इसका उदाहरण है जैसे कि HCl, H2SO4, कर्ड, विनेगर, ऑरेंज, रॉ मैंगो यानी कच्चा आम। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ज्यादातर हम ये कह सकते हैं उनके अंदर मुझे देखने के लिए क्या मिल रहा है, एसिड्स। ठीक, तो एसिड्स वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होंगे। तो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर हम एसिड्स की बात करें तो हम एसिड्स को देखिए हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो एसिड्स को देखिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, तो हम एसिड्स का देखिए क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूरेंस, उनकी प्राप्ति के आधार पर। ठीक है, तो प्राप्ति के आधार पर हम उनकी बेसिक क्या कर रहे हैं, उसका एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो उसके क्लासिफिकेशन देखते हैं तो मुझे ये दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। पहली बात करें तो देखिए हम यहाँ पर एक कह सकते हैं कि हमें नेचुरल मिलते हैं देखने के लिए, जो कि हमें प्रकृति में आसानी से मिल जाएंगे। तो जो प्रकृति में आसानी से हमें मिल जाते हैं, प्रकृति के द्वारा मिल जाते हैं, मुझे प्लांट्स से मिल जाते हैं या मुझे किसी एनिमल से मिल जाएंगे। तो प्लांट्स या जो एनिमल्स है, ये सब प्यारे बच्चों किस में आते हैं, एक नेचुरल चीज में आते हैं। ठीक है, तो जिसे हम ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जब हम प्लांट से मिलने हैं तो ज्यादातर वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। और दूसरे एसिड्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ये मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम थोड़े वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं नेचुरल और मिनरल्स के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दीज आर फाउंड इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स। तो ऐसे एसिड्स जो मुझे प्लांट मटेरियल या एनिमल से मुझे प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट हार्मफुल टू ईट या ड्रिंक। तो अगर मैं इसे खा लूंगा या मैं किसी पानी में घोल बना के इसे पी लूंगा तो हम ये क्या कहते हैं कि ये क्या है, नॉट हार्मफुल, तो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तो हमारे लिए क्या होते हैं, ये हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल हुआ, सिट्रिक अम्ल हुआ या लैक्टिक अम्ल हुआ, तो ये हमें सब प्रकृति के द्वारा मिलने वाले हैं, जो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, हार्मफुल नहीं है, अर्थात हम इसे खा सकते हैं। मिनरल्स में देखिए वो आते हैं कि दीज एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड ऑफ द अर्थ। तो ये इस प्रकार के होते हैं जो कि जो मिनरल्स होते हैं, जो मेरे मिनरल्स होते हैं, जो अर्थ होती है, अर्थ के अंदर पाए जाने बहुत सारे मिनरल्स वहां पे इनको क्या कहते हैं, मिनरल्स क्या कहते हैं, उनसे एक्सट्रैक्टेड, उनसे निकालते हैं, जमीन से क्या निकालते हैं, अर्थात इसे हम जमीन से निकाल करके तैयार करते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि दीज मैन मेड एसिड्स, तो जिन्हें हमें किसी मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करके मैं उससे लैब में कुछ थोड़ा बहुत मैनिफिकेशन कर रहा हूँ और हम उसे अच्छी तरह से तैयार करें, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मैन मेड, इंसान का क्या है, उसका हस्तक्षेप है, तो यहाँ पर ये क्या है, मैन मेड है, और ये थोड़े क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिकम, जैसे कि HNO3। ठीक, ये थोड़े क्या है, हार्मफुल। तो उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनिक या नेचुरल की। तो ऑर्गेनिक और नेचुरल देखो कौन से, जैसे मान लीजिए कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जैसे हम मेथोनिक एसिड भी कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ऑरेंज की बात करूं तो ऑरेंज के अंदर देखिए मुझे सिट्रिक मिल रहा है, तो ऑरेंज की बात हो तो ऑरेंज को सभी लोग खा सकते हैं आराम से। ठीक, तो ये क्या है, नॉट हार्मफुल। ठीक है, ये क्या है, नॉट हार्मफुल। ठीक है, तो इसे आराम से तू खा सकते हैं एंड इस पानी में डाल के पी सकते हैं। ठीक, उसके अलावा टोमेटो के अंदर देखिए हमें ऑक्जेलिक एसिड मिल रहा है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल हमें टोमेटो के अंदर मिला, टोमेटो को आराम से सब्जी में डालते हैं, टोमेटो को सूप भी पी सकते हैं, टोमेटो को हम कच्चा भी खा सकते हैं। तो ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड मिल रहा है, एसिड है ना, बाद में देखो एसिड लिखा है, अम्ल है, बट ये क्या है, थोड़े क्या है, ये वीक है, तो इन्हें आसानी से इंसान क्या कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, जैसे कर्ड के अंदर मुझे लैक्टिक एसिड मिला है, आसानी से इंसान खा सकता है, पचा सकता है। लेमन की बात करें तो ये क्या है, इसके अंदर मुझे मिल रहा है सिट्रिक एसिड, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेमन को हम आसानी से खा सकते हैं।
लेमन का हम जूस बना के पी भी सकते हैं और भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा विनेगर, विनेगर के अंदर हमें एसिटिक एसिड मिलता है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये क्या है, नॉट हार्मफुल है। ठीक है, ये क्या है, नॉट हार्मफुल। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं और इसीलिए हम इसे पी भी सकते हैं। ठीक है, पी भी सकते हैं। अब हम थोड़ा यहाँ पर ये देखना है कि आखिर में यूजेस, आखिर में इसके प्रयोग क्या है। जो मेरे पास वीक एसिड्स मिल रहे हैं, जैसे हम नेचुरली कहते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये कहें उसके प्रयोग क्या है। तो देखिए प्रयोग के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, अगर एसिटिक एसिड को मैंने विनेगर के रूप में यूज किया, जैसे विनेगर लिया मैंने, तो विनेगर के अंदर मुझे क्या मिला, एसिटिक एसिड मिला है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं किसमें, पिकल्स में एंड टोमेटो केचप में। तो मान लीजिए कि हम बहुत से लोग ऐसे जो अचार वगैरह बनाते हैं, तो अचार वगैरह बनाते हैं तो हम अचार में इसे खूब आसानी से डाल सकते हैं। ठीक, उसके अलावा देखिए टारटारिक एसिड इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, तो जो बेकिंग पाउडर है उस बेकिंग पाउडर की अगर मैं बात करता हूं, तो बेकिंग पाउडर में हम किसका यूज करते हैं, टारटारिक एसिड। टारटारिक एसिड को हम आराम से बेकिंग पाउडर में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए कार्बोनिक एसिड, जिसे हम कहते हैं डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है। तो इसे भी डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है का, ये भी मेरे पास एक कार्बोनिक एसिड ही है। तो इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर, तो सोडा का जो वाटर होता है मार्केटों में, और जब तो वहां पर भी हम इसे ऐड कर सकते हैं और इसे आसानी से हम पी सकते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मिनरल्स हैं, जिसे हम मैन मेड एसिड्स कहते हैं, तो इनका प्रयोग कहाँ पर है, ये तो इंसानों ने बनाए, वो तो प्रकृति से मिल रहे, तो हम उन्हें खा सकते थे। बट यहाँ पर हम बात करें मिनरल्स वाले की, ठीक है, जो अर्थ के होते हैं, अर्थ के जो मिनरल्स होते हैं, उस मिनरल्स से मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्टेड, अर्थात उससे हम निष्कर्षित करते हैं, सब निकालते हैं। तो ये ज्यादातर मेरे मैन मेड है और ये थोड़े इंसान खा तो सकता नहीं, तो इंसान के लिए क्या है, ये हार्मफुल है। तो ये क्या है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इंसान के लायक तो नहीं खाने के लिए, बट इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, जिसके पर्पज से ये बनाए गए। तो जैसे मान लीजिए कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं, तो देखिए इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम सल्फेट, जब हम अमोनियम सल्फेट को बना रहे हैं, तो अमोनियम सल्फेट को बना रहे हैं, तो वहां पर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करूंगा, प्रयोग करूंगा। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो मुझे मान लीजिए अमोनियम सल्फेट बनानी है, तो अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए मैं सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा, उसे हम डालेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास अमोनियम सल्फेट बन जाए। ये बन गया मेरे पास अमोनियम सल्फेट। तो इसका प्रयोग देखो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, उर्वरक, जैसे खेती बाती होती है, तो खेती में करने के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि खेती की पैदावार थोड़ी बढ़ जाए, तो उसमें हम खाद के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में हम आराम से सल्फ्यूरिक अम्ल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए डाइज के रूप में, इसके अलावा हम पेंट्स के रूप में, इसके अलावा देखो केमिकल्स के रूप में, उसके अलावा देखिए हम इसका प्रयोग देखिए हम डिटर्जेंट्स के रूप में कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसका प्रयोग देखिए एक्सप्लोसिव मटेरियल, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्लोसिव वाली चीजें बनाते हैं, तो एक्सप्लोसिव वाली चीजें जो बनाते हैं, तो हम एक्सप्लोसिव वाली चीजों को भी हम इससे यूज करते हैं, विस्फोटक वाली चीजें जो होती हैं, तो विस्फोटक वाली चीजें के लिए हम भी यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में तो बना ही रहे हैं हम उसे, अमोनियम सल्फेट का निर्माण करिए। उसके अलावा देखिए फर्टिलाइजर्स बनाओ, तो उर्वरक में भी काम आ रही है। उसके अलावा कोई डाई वगैरह बनाओ, तो डाई के काम में भी आ रही है। पेंट वगैरह हो, पेंट पेंट करते हैं दीवारों, उसके लिए केमिकल्स, उसके अलावा और भी किसी प्रकार के केमिकल्स, उसमें भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं। डिटर्जेंट बना रहे हैं, तो डिटर्जेंट में भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करें। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे विस्फोटक पदार्थ बना रहे हैं, वहाँ भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करें। ठीक है, उसके अलावा देखिए नाइट्रिक अम्ल एटेनोल, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम अमोनियम नाइट्रेट। अगर मुझे अमोनियम नाइट्रेट बनानी है, तो हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करें। ठीक है, उसके अलावा देखिए फर्टिलाइजर्स
हमने कोई फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, खेत के लिए उर्वरक बना रहे हैं, तो वहां भी हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। मैं डाई बना रहा हूँ तो यहाँ भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की कोई मटेरियल बना रहे हैं तो हम यहाँ भी थोड़ा बहुत नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम एक्सप्लोसिव जैसे कि TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन कहते हैं, अगर मैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन का बनाऊंगा तो हम भी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें नाइट्रिक अम्ल का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्या होता है, एक विस्फोटक एक्सप्लोसिव होती है, स्पेरियम का नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, उसके अलावा देखिए हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या है, एक मिनरल से एक्सट्रैक्टेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इंसान खा तो से सकता नहीं, तो मर जाएगा। तो इसका प्रयोग कहाँ करने, जो कि इंसान ने इसे बनाया, तो यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील प्रोडक्ट। बहुत सारे ऐसे स्टील के प्रोडक्ट होते हैं, इसके ऊपर जो ऑक्साइड होती है उसको क्या हम आराम से रिमूव कर सकते हैं, उसकी लेयर को क्या कर सकते हैं, हम आराम से रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए इन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब होता है जो कपड़े वाले उद्योग होते हैं, वहां पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को हम लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ चमड़े वगैरह की इंडस्ट्री जो होती है इसका कार्य होता है, तो लेदर वाली इंडस्ट्रीज में भी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम फूड इंडस्ट्रीज में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो डाई वगैरह बनती है, तो वहां पर भी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके देखिए ये है यूज है, इसी प्रकार से इनका कहाँ यूज है, उन यूजों के बारे में हमने समझा। ठीक, अब हम देखते हैं उसके अलावा देखिए हम एसिड्स भी दो कंडीशन में पाए जा सकते हैं। एसिड दो कंडीशन में हो सकते हैं, एक तो एसिड्स वो होते हैं कि पतले होंगे, तो एक होते हैं एसिड गाढ़े होते हैं। अगर एसिड गाढ़ा है, गाढ़े का मतलब ये कि मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, तो ये है मेरे पास बर्तन, इस बर्तन के अंदर में क्या करता है, मैं यहाँ पर वाटर डाल देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने वाटर, जैसे मान लीजिए मैंने दूध का लिया, दूध लिया मैंने, तो एक तो मेरे पास दूध ऐसा है, मान लीजिए कि एक ऐसे मान लीजिए ये मेरे पास दूध है, और यहाँ पर दूध है मेरे पास कितना, यहाँ पर दूध है मेरे पास मान लीजिए कि 1000 ग्राम। ठीक, अब इसके अंदर 1000 ग्राम में मात्र मैं 100 ग्राम पानी मिला दूंगा, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि दूध अधिक है और पानी क्या है, कम है। तो दूध कैसा है मेरा, गाढ़ा, तो दूध कैसा मेरा गाढ़ा, क्योंकि पानी बहुत कम है। तो ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि मैंने कोई बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर में मैंने क्या पानी किया, तो पानी की मात्रा तो यहाँ पर कम है, बट यहाँ पर एसिड की मात्रा अधिक है, तो जिसकी वजह से मेरा एसिड कैसा हो जाता है, गाढ़ा। तो गाढ़े को मैं कहता हूँ कंसंट्रेटेड। तो एक कंसंट्रेटेड एसिड मैं उसे कहूंगा जहां पर एसिड की मात्रा अधिक है, यहाँ पर एसिड की मात्रा क्या है, अधिक, और वाटर की मात्रा क्या है, कम। तो वाटर क्या है, लेस, और ये क्या है, अधिक, बहुत अधिक है। तो कोई चीज बहुत अधिक है तो वो क्या, गाढ़ी है, जैसे दूध है, तो दूध क्या मेरा, गाढ़ा दूध है। अब पतला दूध कैसे करूंगा, तो पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा दूंगा मैं। ठीक, तो देखिए व्हेन एसिड्स हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, अगर कोई भी एसिड है, उस एसिड के अंदर में पानी की मात्रा बहुत कम है और एसिड की मात्रा अधिक है, तो वो गाढ़ा हो जाएगा, उसे कहते हैं कंसंट्रेट एसिड। दूसरा है देखिए डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का मतलब होता है तन, तन का मतलब होता है पतला। तो मान लीजिए मैंने एक बर्तन लिया, ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर में मैंने पानी लिया, तो पानी मान लीजिए मैंने यहाँ पर पानी लिया, पानी है मेरे पास 1000 ग्राम, और मैंने यहाँ पर एसिड डाल दिया मात्र कितना, 200 ग्राम। तो पानी 1000 ग्राम है तो पानी अधिक है, और एसिड 200 ग्राम है तो एसिड कम है, कंपेरेटिव वाटर, पानी की तुलना में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा एसिड, देखिए व्हेन एसिड्स हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो ऐसा मेरे पास एसिड जहां पर पानी की मात्रा अधिक है और एसिड की मात्रा कम है, तो मैं उसे कहूंगा पतला। ठीक, तो मैं उसे क्या कहूंगा, पतला। इतनी बात को समझ में आए, तो मैं उसे क्या कहूंगा प्यारे बच्चों, पतला कहूंगा। ठीक,
तो एसिड भी देखिए, एक तो मेरे पास गाढ़ा होता है, गाढ़ा है तो वहां पर एसिड अधिक है, पानी कम है। और तनु है तो वहां पर एसिड क्या है मेरे पास, कम है, और पानी क्या अधिक है। अब हम देखते हैं अब एसिड है तो एसिड की देखिए कुछ प्रॉपर्टी डालते हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। पहली बात तो यह कि जितने भी एसिड होंगे वो स्वाद में कैसे होंगे, स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे, सोर टेस्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, एसिड गिव्स रेड कलर बाय लिटमस पेपर। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर मैंने लेमन का जूस लिया, मैंने क्या लिया, लेमन का जूस। अब मैं इसमें लिटमस पेपर को डाल दूंगा मैं, ठीक। तो लिटमस पेपर को मैं डाल दूंगा, लिटमस पेपर मेरे पास कैसा है, ब्लू कलर का। तो जैसे इसमें अंदर डाला तैसे वो कैसा हो गया, रेड कलर का। तो देखिए एसिड गिव्स रेड कलर बाय लिटमस पेपर। तो अगर लिटमस पेपर की बात करता हूं तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि लिटमस पेपर की बात करता हूँ, लिटमस पेपर से अगर मैं प्रत्यक्ष करता हूँ तो मुझे ये एसिड क्या है, रेड कलर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए एसिड्स तो रेड कलर बाय मिथाइल ऑरेंज। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करता हूं तो मान लीजिए मेरे पास इसमें मैंने लेमन जूस लिया, ठीक है, हमने एक लेमन जूस लिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगा क्या, मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज को। तो जैसे ही मैं इसमें मिथाइल ऑरेंज को डालता हूं तैसे ही इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। तो मिथाइल ऑरेंज पर भी कैसा होते हैं, रेड कलर देते हैं। अगली बात, एसिड्स आर कलरलेस इन फिनोल्फ्थालीन एसिड। अब मेरे पास मान लीजिए एक और फिनोल्फ्थालीन, मैंने यहाँ पर एसिड लिया, एसिड में वही बात, मैं लेमन जूस ले लूंगा। अब मैं इसमें क्या डाल दूंगा, फिनोल्फ्थालीन। तो जैसे ही मैं फिनोल्फ्थालीन डालूंगा तैसे ही क्या रहेगा, कलरलेस, अर्थात इसका कोई कलर नहीं है, नो कलर, कोई कलर नहीं है, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये क्या है प्यारे बच्चों, एसिड। तो फिनोल्फ्थालीन के साथ में ये कलरलेस है, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं देता है। बट मिथाइल ऑरेंज के साथ में ये रेड कलर देता है, और मेरे पास जो नेचुरल है लिटमस पेपर उसके साथ भी ये रेड कलर देता है। उसके अलावा देखिए, दे गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड को अगर मैं किसी एक्वस सॉल्यूशंस में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि किसी जलीय विलयन में अगर मैं इसे डिसॉल्व करता हूं तो मुझे ये क्या, हाइड्रोजन आयंस देता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे हाइड्रोजन आयंस क्या है। उसके अलावा देखिए एसिड्स कोरोड्स मेटल। एसिड्स की बात यह है कि अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो अगर कोई भी मेरे पास मेटल है, ठीक, मेटल है, तो एसिड्स जो है इस मेटल को खराब कर देगा, कोरोड कर देगा, ठीक, संसारित कर देगा, ठीक, धीमे धीमे क्या कर देगा, खराब। तो एसिड्स वो होते हैं जो किसी मेटल को कोरोड कर सकते हैं। एसिड्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में मुझे हाइड्रोजन आयंस देते हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखें। आगे आगे मैं इसकी देखिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें एसिड्स की, एसिड्स की हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जैसे हम कहते हैं रासायनिक क्रिया। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस बात को ध्यान रखना है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल। अगर कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा देखिए साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी कोई एसिड लिया और कोई मेरा मेटल है, इन दोनों की आपस में क्रिया होगी तो कोई साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, और सल्फ्यूरिक अम्ल मैंने लिया तो इसकी क्रिया मैं जिंक के साथ कराऊंगा। तो जिंक क्या है मेरे पास, मेटल है। तो इन दोनों की आपस के अंदर में क्रिया होगी, तो क्रिया होने के बाद हमें देखते हैं तो ये क्या बना लेगा, मेरा जिंक सल्फेट। तो ये जिंक सल्फेट जो बन गया ये क्या है हमारे पास, साल्ट। और हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखो, ठीक है। एसिड जब भी कभी मेटल के साथ क्रिया करेगा तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी मेटल के साथ, ठीक है। दूसरी बात कि एसिड्स एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। अगर मैं एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ में या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो या तो देखो एसिड को हम
मेटल कार्बोनेट, ठीक है, ये है मेरे पास मेटल कार्बोनेट, ठीक, ये है मेरे पास मेटल, सोडियम मेटल है और ये कार्बोनेट, तो इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो जब भी कभी मैंने लीजिए एक एसिड लिया HCl, तो एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ में क्रिया करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसके अलावा पानी मेरा लिक्विड फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बन रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास ये है एसिड और ये है मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, तो पहले मेरे पास देखिए ये साल्ट बना, ठीक है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी इवॉल्व हुई और मेरे पास वाटर की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बनती है, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, ये चीज बनती है, मस्ट रीड, यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ठीक। इसके अलावा हम एसिड की क्रिया हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर दें, तो देखिए ये है मेरे पास मेटल और ये है हाइड्रोजन, ये है कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है मेरे पास, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। तो मैं इसकी क्रिया HCl के साथ में कर दूं, HCl का मतलब क्या, ये कुछ चीज है, इसके साथ में HCl मिला दूं, ठीक है, इसके साथ में आराम से HCl मिला दूं या इसके कॉन्टेक्ट में बिल्कुल रख दें, तो क्या होगा, हमारे पास साल्ट बनेगा, CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा और लिक्विड फॉर्म में क्या मुझे वाटर भी मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज हमें मिल जाती है। अगली कंडीशन में देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि अब टू फॉर्म CO2 गैस, तो जो हमारी अभी इन दोनों की क्रिया से जो CO2 गैस बनी है, ठीक है, पिछली रिएक्शन थी हमारे पास, पिछली रिएक्शन में जो देखिए हमारे पास यहाँ पर भी देखिए CO2 गैस बनी है और यहाँ पर भी हमारी CO2 गैस बनी है और देखिए यहाँ भी CO2 गैस बनी है, ठीक। तो ये जो CO2 गैस जो हमारी बनी हुई है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए टू फॉर्म CO2 गैस, तो टू फॉर्म मतलब जो हमारी नई गैस बनी है बाय रिएक्टिंग बिटवीन एसिड एंड मेटल कार्बोनेट, तो एसिड और मेटल कार्बोनेट की क्रिया से जो मेरी CO2 गैस बनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये CO2 गैस रिएक्ट विद लाइम वाटर, अगर उस CO2 गैस जो बन रही है वो लाइम वाटर से जैसे ही क्या करेगी क्रिया, तो लाइम वाटर क्या है, मान लीजिए लाइम वाटर वो होती है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने सोडा लाइम लिया, ठीक है, मैंने CaO लिया, CaO की क्रिया हम पानी के साथ में कर देंगे, तो CaO और प्लस पानी की हम क्रिया कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। तो CaOH होल ट्वाइस क्या है मेरे पास, लाइम वाटर या चूने का पानी। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया इस चूने के पानी से कर लेगी तो CaCO3 बन जाता है और वाटर मेरा मॉइस्चर बन के अलग निकल जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, ठीक है। If the amount of CO2 gas continue passing through the lime water, अगर मेरे पास इसकी क्रिया से तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, लेकिन अगर मैं CO2 गैस को, ठीक, तो CO2 गैस को मैं अधिक मात्रा में, मैंने CO2 गैस को अधिक मात्रा में लिया, उस CaT गैस को मैं अधिक मात्रा में अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में क्या करूंगा, मैं रिलीज करूंगा इस कैरियम कार्बोक्साइड, ठीक है, कंटिन्यू द पासिंग थ्रू द लाइम वाटर, तो लाइम वाटर के साथ में ज्यादा मात्रा में उसे निकालता हूं तो हमें ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन, ठीक। तो अब जो भी कुछ चीज मान लीजिए कि ये हमारे पास बनी है कैल्शियम कार्बोनेट जो बनी है, तो अब बन जाएगा मेरा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब इसी में अगर हम करते हैं यहाँ पर एक्सेस मात्रा को अगर हम प्रयोग करें तो हमारे पास ये कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अगर हम बात करते हैं एसिड की, एसिड रिएक्ट विद बेस, अगर एसिड की क्रिया हम बेसिस के साथ में कर दें तो हमेशा हम देखेंगे कि साल्ट और वाटर बनता है। तो मान लीजिए ये है एसिड और ये है बेस, तो इसकी क्रिया से साल्ट और वाटर बनेगा। तो देखिए मैंने लिया है HCl, दूसरा लिया है मैंने NaOH, एक क्षार लिया है, तो इन दोनों, एक तो मेरे पास विलयन ये है HCl का और दूसरा है हमारे पास NaOH का विलयन, तो मैं इसे और इसे आपस में क्या कर देंगे, गोल कर देंगे। तो मेरे यहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे यहाँ पर NaCl बनता है, मेरा साल्ट बनता है और वहां पर पानी भी बन जाता है, दोनों के मिक्सचर से मेरे वहां पर ये चीज बन जाती है, ठीक है।
तो देखिए एसिड एंड बेस एक न्यूट्रलाइज होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट देखते हो तो एक दूसरा का, ये भी देखिए मेरे पास एसिड है और ये भी बेस है, जब उन दोनों की क्रिया कराएंगे तो ये एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, एक दूसरे प्रति क्या होते हैं, ये न्यूट्रलाइज। तो इनका आपस में कोई एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का हम इफेक्ट देखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालेंगे ये तो केवल वो रिएक्शन क्या है मेरे पास क्या बन जाएगी, वो न्यूट्रलाइजेशन। तो आल्सो कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो NaCl की अगर बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन क्यों है, क्योंकि NaCl की बात करें तो NaCl इज नाइदर एसिडिक, न तो NaCl कोई एसिडिक है एंड नॉर बेसिक, और न ही किसी प्रकार का ये बेसिक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये चीज क्या है मेरे पास, एक न्यूट्रल है। ठीक है, NaCl बना है वो क्या है, न तो एसिडिक कंडीशन में और नहीं वो बेसिक कंडीशन में, अर्थात ये क्या है, न्यूट्रल। तो और किसी प्रकार से पूछते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो इट इज आल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अगला देखिए, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, जब एसिड की क्रिया किसी मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे तो भी साल्ट और वाटर बनेगा। तो मान लीजिए ये है कोई एसिड और ये है मेरे पास मेटल ऑक्साइड, इसकी क्रिया करेंगे तो साल्ट और वाटर बन जाएगा। तो एसिड के रूप में मैंने HCl लिया है और मेटल ऑक्साइड में मैंने लिया है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, पर क्या है मेरे पास मेटल और ये क्या है मेरे पास ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा मेरे पास मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड क्या कर सकते हैं, तो पहली बात तो साल्ट बनेगा, तो ये तो बन गया साल्ट। दूसरी बात वाटर, वाटर बनना है तो वाटर को निकाल के रखो, ठीक, वाटर बन गया। तो ये क्या बनेगा मेरा कॉपर क्लोराइड। तो मेटल ऑक्साइड की अगर बात करता हूं तो मेटल ऑक्साइड क्या है, एक बेसिक नेचर का। ठीक, मेटल ऑक्साइड क्या है, एक बेसिक नेचर का। तो मेटल ऑक्साइड इज ए बेसिक नेचर जिसकी वजह से साल्ट और वाटर बनता है। दूसरी बात देखिए, हम बात करते हैं कि अगर मैं बात करता हूं HCl की, अगर हम HCl की क्रिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या है, तो कैल्शियम क्या है हमारे पास मेटल है, मेटल ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, इसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। तो ये सारी चीज क्या है, एक बेसिक नेचर है, तो हमारा साल्ट बन गया और हमारा ये क्या बन गया, वाटर, पानी बन गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं जब भी कोई एसिड होता है, अगर वह एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में क्रिया करेगा तो साल्ट बनता है और मेरा क्या बनता है, वाटर। ठीक, अब जो भी कोई मेटल है उसी के अकॉर्डिंग मेरा साल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज और थोड़ी समझ लेते हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आखिर में जो सभी एसिड्स होते हैं उन सभी एसिड्स के अंदर में कॉमन क्या है, कॉमन क्या होता है। सारे एसिड्स को ले लो, मान लीजिए मैंने वीक एसिड से ले लिया, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड से ले लिया, मैंने सल्फ्यूरिक HNO3 और भी बहुत सारे एसिड, तो सभी जो एसिड्स की क्रिएटिविटी में जो एसिड्स की ग्रुप में आते हैं, एसिड्स के ग्रुप में आते हैं, तो जितने भी एसिड हैं तो मैं सबसे पहले उसमें देखता हूँ कि आखिर में इसमें कॉमन क्या है जिसे हम एग्जाम के रूप में लिख सकते हैं। तो पहली बात एसिड की बात करते तो ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन। पहली बात तो जितने भी एसिड्स होते हैं सब में देखने के लिए मुझे हाइड्रोजन मिलेगी। ठीक, दूसरी बात देखिए, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन एडेड टू वाटर। जब भी कभी मान लीजिए मेरे पास कोई एक बर्तन है और उस बर्तन के अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है, तो मैं जब भी कभी किसी एसिड को इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, तो ऐड में किसको कर रहा हूं, उसमें एसिड को। तो जैसे ही मैं एसिड को ऐड करूंगा तैसे ये क्या होगा, मुझे हाइड्रोजन आयंस देगा। ठीक, हाइड्रोजन आयंस देगा, इतनी बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन एडेड टू वाटर। जब इसे पानी में मिक्स किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस देता है। दूसरी बात, अगली बात देखिए, बट हाइड्रोजन आयंस, जो हाइड्रोजन आयंस है, डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन।
अब जो हाइड्रोजन आयंस देख मिल रहे हैं वो क्या कह रहा है इसमें, डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रो, वो हाइड्रोजन आयंस के रूप में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं रह सकता। तो ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं, जो एसिड के द्वारा मुझे मिले हैं, वो क्या होंगे, वो हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, दे अटैच टू वाटर, अब वो पानी के साथ अटैच हो जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने ये HCl था और ये था मेरे पास वाटर, अब मैंने इसको HCl को और इस वाटर को दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स करते, तो जैसे मैं ये मिक्स करूंगा तैसे ही मेरे पास ये है, मेरे पास वाटर, ठीक है, वाटर है मेरे पास H2O, तो H2O के पास आकर के ये हाइड्रोजन जो आयंस है वो आकर के इसमें अटैच हो जाएगा, तो जिसकी वजह से बन जाएगा मेरा हाइड्रोनियम आयन, ठीक, और जिसकी वजह से मेरा क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन। तो टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस, देखिए ये लिखा है इस पर, डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो डू नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए दे अटैच, ये हाइड्रोजन आयंस क्या अटैच हो जाएंगे टू वाटर, पानी के साथ में, और टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस, और वो हाइड्रोनियम आयंस को बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखें, यही मेन पॉइंट होता है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा इसे समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक अम्ल है, ठीक है, तो एज इट आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड रिलीज हाइड्रोजन आयंस, तो जैसे ही मान लीजिए मेरे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल को मैं किसी पानी के साथ में ऐड करूंगा, तो ये क्या करेगा, तुरंत हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देगा, तुरंत रिलीज कर देगा, तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो क्या करेगा, अब इस पानी के साथ में जुड़ जाएगा, जैसे पानी के साथ में जुड़ेगा तैसे हाइड्रोनियम आयंस बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने H2SO4 को क्या किया, मैंने पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर रहा है, ये देखो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो गए, ठीक है, ये रिलीज। इसी प्रकार मैंने HNO3 को लिया, इससे मैंने पानी में डाला, तो हाइड्रोजन आयंस को ऐसे तोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम उसमें आके स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट, तो ये क्या हो रहा है, स्प्लिट, टूट रहा है, ठीक, तो ये क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। अब जो हाइड्रोजन आयन से जो टूट टूट के अलग रहा है, ये पानी के साथ रिएक्ट करता जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई भी मेरे पास एसिड है, तो वो एसिड की हमें ये बात खास बात है कि अगर मैंने उस एसिड को पानी के साथ मिलूंगा, तो मिलाने के बाद वो एसिड क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक है, वो आयनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन अलग निकलेंगे, ये देखिए हाइड्रोजन आयन अलग निकले, ये देखिए हाइड्रोजन आयन अलग निकले। अब जिस पानी के साथ ये चीज अलग हो गई, ये चीज अलग हो गई, अब जिस पानी के साथ इसकी क्रिया कराओगे, पानी में तुम डाल दिया तो पानी में टूट गया, तो पानी के अंदर क्या है, H2 है, तो H2 के साथ में एक हाइड्रोजन आयन और मिल जाएगा, तो H2 की जगह पे H3 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H3O। आज की हमारी क्लास यहीं पर समापन होता है प्यारे बच्चों, अगली क्लास को हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और मजे लेते रहिए।